नमस्कार दोस्तों, मैं गौतम कुमार सिंह आरती एक्सीलेंस यूट्यूब चैनल पर आपका वेलकम करता हूं। अगला हेडिंग होगा धातुओं में विद्युत चालन। ठीक है, मतलब धातु में विद्युत का जो चालन होता है, विद्युत धारा का जो प्रवाह होता है, आखिर क्यों होता है, कैसे होता है, यही हेडिंग दिया गया है कि धातुओं में विद्युत चालन, मतलब धातुओं में विद्युत चालन जो है क्यों होता है ना। इंग्लिश में लिखा गया है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ मेटल। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ मेटल, धातुओं में विद्युत का चालन, मतलब धातुओं में विद्युत चालन कैसे होता है। तो देखिए, कोई भी धातु है, जैसे कि मान लिया जाए कि सोडियम है, तो सोडियम जो है ना, सोडियम के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम लोग यदि लिखते हैं तो हम लोग ये पाते हैं कि सोडियम के बाहरी कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन होता है। तो ये जो संयोजी कक्षा के इलेक्ट्रॉन है ना, इसी इलेक्ट्रॉन के लगातार प्रवाहित होने के कारण धातुओं में विद्युत का चालन होता है। ठीक है, यानी कि धातुओं में विद्युत का जो चालन है उसके संयोजी कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों के सतत प्रवाह के कारण होता है। या आयन के हम लोग बात करें तो आयन में भी वही बात, आयन में संयोजी कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों के सतत प्रवाह के कारण होता है। या फिर हम लोग ये कहें, देखिए ये तो धातु हो गया, धातु के अलावे भी जैसे कि एक होता है विद्युत अपघट्य। विद्युत अपघट्य, अब ये विद्युत अपघट्य क्या होता है, तो वैसा ठोस पदार्थ, ठीक है, विद्युत अपघट्य होता क्या है, तो वैसा ठोस पदार्थ जिसका जलीय विलयन से विद्युत धारा होकर के प्रवाहित होता है। मतलब कहने का ये कि ठोस पदार्थ जो है ना, विलयन जब किया गया, ठोस पदार्थ का जब विलयन बनाया गया, जैसे मान लिया जाए कि NaCl, सोडियम क्लोराइड, ये क्या है, ठोस है। NaCl सोडियम क्लोराइड ठोस है। जैसे ही इसके साथ मिलाया गया H2O, मतलब जल मिलाया गया, तो जल मिलाया गया तो ये एक विलयन बना। अब ये विलयन जो होते हैं ना, दो तरह के होते हैं। एक होता है वैद्युत अपघट्य, ठीक है, और दूसरा का होता है विद्युत अनपघट्य। अनपघट्य, तो किसको वैद्युत अपघट्य बोलेंगे, किसको वैद्युत अनपघट्य बोलेंगे, तो हमने यहाँ पे देखा कि जल के साथ मिलाया गया NaCl, तो ये एक जलीय विलयन बना। यदि हम लोग जल के साथ मिला दें C12H22O11, ठीक है, C12H22O11, तो ये भी एक जलीय विलयन बनेगा। विलयन मतलब जल के साथ उसको घोला गया तो जलीय घोल बनेगा। तो यहाँ पे NaCl का जलीय घोल, यहाँ पे C12H22O11, C12H22O11 जो है यह चीनी का सूत्र हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे चीनी का जलीय घोल, यहाँ पे NaCl मतलब नमक का जलीय घोल। अब इसमें यदि विद्युत धारा प्रवाहित किया जाए तो यह विद्युत के सुचालक होता है। यह जो होता है विद्युत के सुचालक होता है। और यह जो होता है ना, यह जो है विद्युत का कुचालक होता है। ठीक है, यह जो है विद्युत का कुचालक, यह विद्युत का कुचालक होता है और यह जो है विद्युत के सुचालक होता है। आखिर ऐसा क्यों, ठीक है, तो ये NaCl जो है ना, NaCl जैसे ही जल में घुलेगा तो जल में घुल करके यह Na+ और Cl- के रूप में टूट जाएगा, आयन के रूप में टूट जाएगा। क्यों, क्योंकि यह NaCl जो है आयनिक यौगिक है और आयनिक यौगिक जो है जल में घुल करके आयन के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं। तो ये जो है NaCl, इसको जैसे ही जल में घोल के जलीय घोल बनाया गया तो ये NaCl के रूप में परिवर्तित हो गया, Na+ Cl- के रूप में परिवर्तित हो गया। यहाँ पे प्लस आवेश है, यहाँ पे माइनस आवेश है, और इसी के कारण यह जो है मतलब NaCl का जो जलीय विलयन होता है विद्युत के सुचालक होता है। लेकिन यहाँ पे जब इसको घोला जाता है, C12H22O11 को घोला जाता है, मतलब चीनी को घोला जाता है, तो यहाँ पे यह आयन के रूप में नहीं टूटता है। यह जो है आयन के रूप में नहीं टूटता है, जिसके कारण यह जब आयन के रूप में नहीं टूटा, यानी कि कहने का मतलब कि यह प्लस- के रूप में नहीं टूटा। ठीक है, तो प्लस- के रूप में जब नहीं टूटेगा तब विद्युत धारा का प्रवाह नहीं हो पाएगा, क्योंकि विद्युत धारा में प्लस और माइनस आवेश होते हैं।
ठीक है। तो यहाँ से विद्युत धारा का प्रवाह नहीं हो पाएगा, क्यों? क्योंकि चीनी के जलीय विलयन जो है वह चीनी जो है आयन के रूप में नहीं परिवर्तित होता है, जबकि NaCl के जलीय विलयन में सोडियम और क्लोरीन जो है यह आयन के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं, और इसलिए ये विद्युत के सुचालक होते हैं। और जो विद्युत के सुचालक होता है उसको बोला जाता है क्या? विद्युत अपघट्य। और जो विद्युत के कुचालक होता है इसको बोला जाता है विद्युत अनपघट्य। तो धातु जो है ना, धातु में जो विद्युत का चालन होता है, विद्युत धारा का जो प्रवाह होता है, तो धातु के संयोजी कक्षा में उपस्थित, ठीक है, धातु परमाणु जो है उस परमाणु के संयोजी कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन के संख्या पर निर्भर करता है। इलेक्ट्रॉन की संख्या यदि ज़्यादा होगा तो विद्युत धारा का प्रवाह ज़्यादा होगा, विद्युत के चालन ज़्यादा होगा। और उसी तरह से विद्युत अपघट्य में, ठीक है, विद्युत अपघट्य, इसको वैद्युत अपघट्य भी लिखा जा सकता है, वैद्युत भी लिख सकते हैं। विद्युत अपघट्य या वैद्युत अपघट्य में जो आयन होते हैं ना उस आयन पर निर्भर करता है। तो बातें आपके समझ में आई कि धातुओं में विद्युत का चालन जो होता है धातु परमाणु के संयोजी कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन के कारण होता है। उपस्थित इलेक्ट्रॉन के सतत प्रवाह मतलब लगातार प्रवाह के कारण होता है, जबकि वैद्युत अपघट्य में या विद्युत अपघट्य में विद्युत धारा का जो चालन होता है या विद्युत का जो चालन होता है, विद्युत का जो प्रवाह होता है वह उसमें उपस्थित आयन पर निर्भर करता है। आई बात समझ में? तो आयन की संख्या यदि मतलब कि यदि पूर्ण रूप से आयन के रूप में परिवर्तित हो रहा है तो ज़्यादा विद्युत का प्रवाह होगा, पूर्ण रूप से परिवर्तित नहीं हो रहा है तो कम प्रवाह होगा। उसी तरह से धातु परमाणु में यदि संयोजी कक्षा में अधिक इलेक्ट्रॉन है तो अधिक विद्युत धारा प्रवाहित होंगे, कम इलेक्ट्रॉन है तो कम विद्युत धारा प्रवाहित होंगे। तो आपको समझ में आया बात है ये कि धातुओं में विद्युत का चालन क्या होता है। तो लिखिए इसको एक बार, लिखिए, खुद समझ में आएगा, लिखिएगा। चालकों में विद्युत का चालन, चालकों में विद्युत का चालन, चालकों में विद्युत का चालन इलेक्ट्रॉनों अथवा आयनों के, इलेक्ट्रॉनों अथवा आयनों के सतत प्रवाह के कारण होता है। खड़ी पाई दीजिएगा और इसी में लिखिएगा धात्विक चालक में इलेक्ट्रॉनों द्वारा तथा वैद्युत अपघट्यों में, इस तरह से लिखेंगे वैद्युत अपघट्य, वैद्युत अपघट्यों में आयनों द्वारा चालन होता है। खड़ी पाई दीजिएगा। अब एक बार समझिए फिर। अभी हमने बतलाया कि धातु में जो धातु परमाणु होते हैं उसके संयोजी कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन के सतत प्रवाह मतलब लगातार प्रवाह होने के कारण विद्युत धारा का चालन होता है, जबकि वैद्युत अपघट्य में जो आयन है, आयन के लगातार प्रवाह होने के कारण विद्युत धारा का चालन होता है। जो बात अभी लिखा गया वो बात हम लोग पहले भी समझ चुके हैं, अभी फिर एक बार आपको समझाया गया। अब पैराग्राफ चेंज करके लिखिएगा। इसमें लिखिए धातु ठोस एवं
गलित 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 दोनों अवस्थाओं में विद्युत का चालन करता है। विद्युत का चालन करता है। विद्युत का चालन करता है। खड़ी पाई दीजिएगा, एक लाइन और लिखिएगा। लिखिए, धातुओं की चालकता, धातुओं की चालकता, धातुओं की चालकता प्रति परमाणु संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर निर्भर करता है। खड़ी पाई दीजिएगा। अब देखिए, इस पैराग्राफ में लिखा गया कि धातु जो है ना ठोस अवस्था में रहेगा तो भी विद्युत के सुचालक होगा, विद्युत धारा का प्रवाह करेगा। और यदि गलित अवस्था में मतलब द्रव अवस्था में, पिघला हुआ अवस्था में रहेगा तो भी विद्युत का क्या करेगा, प्रवाह करेगा। और लिखा गया लास्ट में ये बात कि यह विद्युत का चालकता जो है ना यह निर्भर करता है प्रति परमाणु संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या, मतलब प्रत्येक परमाणु में संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है इस बात पर निर्भर करता है। यदि किसी परमाणु में संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या ज़्यादा है तो वह विद्युत का ज़्यादा चालन करेगा, और यदि कम है तो वह विद्युत का कम चालन करेगा। अगला टॉपिक, क्रिस्टल में दोष या अपूर्णताएं, डिफेक्ट्स इन क्रिस्टल। ठीक है, मतलब क्रिस्टल में क्या दोष हैं, कौन कौन से दोष होते हैं, इसके बारे में हम लोग को पढ़ना है। तो सबसे पहली का बात यह है कि आखिर क्रिस्टल में दोष उत्पन्न क्यों होता है ना। तो कोई भी क्रिस्टल है ना, कोई भी क्रिस्टल है तो क्रिस्टल में एक होता है एंट्रापी मान, एंट्रापी। ठीक है, एंट्रापी मान जो होता है, यदि किसी क्रिस्टल के एंट्रोपी का मान जो है शून्य ताप पर यदि शून्य होता है तो वह क्रिस्टल जो है कहलाएगा आदर्श क्रिस्टल। ठीक है, कोई भी क्रिस्टल है और यदि उस क्रिस्टल के एंट्रापी का मान जो है शून्य ताप पर शून्य होता है। ठीक है, कोई भी यदि क्रिस्टल है और यदि उस क्रिस्टल के एंट्रापी का मान शून्य ताप पर, मतलब तापमान यदि 0 रहे, उस तापमान पर यदि उसका एंट्रापी का मान शून्य होता है, शून्य मतलब 0 होता है, तो वैसे क्रिस्टल को हम लोग कहेंगे क्या, आदर्श क्रिस्टल। आदर्श क्रिस्टल का मतलब हुआ, आदर्श का मतलब होता है अच्छा क्वालिटी के। ठीक है, आदर्श मतलब अच्छा। ठीक है, गुड क्रिस्टल। आई बात समझ में। मतलब हम लोग आदर्श क्रिस्टल किसको बोलेंगे, तो आदर्श क्रिस्टल मतलब बढ़िया क्वालिटी के क्रिस्टल जिसमें कोई भी दोष ना हो। ठीक है, आदर्श क्रिस्टल मतलब वो ऐसा क्रिस्टल जिसमें किसी भी प्रकार का दोष नहीं पाया जाता है। ठीक है, बढ़िया क्वालिटी के, अच्छा क्वालिटी के क्रिस्टल होगा, उसको हम लोग आदर्श क्रिस्टल बोलेंगे। और आदर्श क्रिस्टल होने के लिए एक शर्त यह है कि उस क्रिस्टल का एंट्रापी का जो मान है परम शून्य ताप पर, मतलब शून्य ताप पर होना चाहिए क्या, शून्य। अब रही बात कि एंट्रोपी किसको बोलते हैं, है ना। तो देखिए यहाँ पे एंट्रोपी किसको बोलते हैं, तो किसी भी परमाणु में इलेक्ट्रॉन जो होते हैं ना, वे किसी क्रिस्टल में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वे इलेक्ट्रॉन जो है अव्यवस्थित होते हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन ई के ऊपर माइनस दिया मतलब क्या, इलेक्ट्रॉन, समझ जाएंगे आप। इलेक्ट्रॉन की अव्यवस्थता जो है, इलेक्ट्रॉनों की जो अव्यवस्था है उसी को बोला जाता है क्या, एंट्रोपी। इलेक्ट्रॉनों की जो अव्यवस्था मतलब समझते हैं, एक होता है व्यवस्था मतलब क्या, व्यवस्था मतलब अच्छे तरह से उसको व्यवस्थित किया गया।
ठीक है, व्यवस्था मतलब क्या, अच्छे तरह से उसको व्यवस्थित किया गया, अच्छे तरह से उसको अरेंज किया गया, अच्छे तरह से उसको मतलब सजाया गया है, अच्छे तरह से रखा गया है। और यहाँ पे अव्यवस्था, अव्यवस्था मतलब क्या, कोई व्यवस्था नहीं है ना। इलेक्ट्रॉन जो है जैसे के तैसे पड़े हुए हैं, उसको व्यवस्थित नहीं किया गया है, तो उसी को हम लोग बोलते हैं क्या, एंट्रोपी। एंट्रोपी समझ में आया। इलेक्ट्रॉनों की अव्यवस्था को ही बोला जाता है क्या, एंट्रोपी। और यदि यहाँ पे बोला गया है कि एंट्रोपी का मान क्या हो जाए, शून्य हो जाए, एंट्रोपी के मान शून्य हो जाए, इसका मतलब क्या कि इलेक्ट्रॉन की जो अव्यवस्था है वह अव्यवस्था जो है वह शून्य हो जाए, यानी कि अव्यवस्था जो है वह शून्य हो जाए। यानी कहने का मतलब ये है कि सभी के सभी इलेक्ट्रॉन व्यवस्थित हो जाएंगे, है ना। यदि सभी के सभी इलेक्ट्रॉन व्यवस्थित हो जाएंगे तभी तो हम लोग कहेंगे कि अव्यवस्था नहीं है। अव्यवस्था नहीं है मतलब अव्यवस्था शून्य है, नहीं है मतलब क्या, शून्य है। तो एंट्रोपी मतलब आपको समझ में आई बात है, एंट्रोपी मतलब इलेक्ट्रॉनों की अव्यवस्था। तो कोई भी क्रिस्टल में यदि इलेक्ट्रॉनों की अव्यवस्था जो है शून्य है, शून्यता पर, यानी कि किसी क्रिस्टल में इलेक्ट्रॉन जो है शून्यता पर अच्छे से व्यवस्थित है, ठीक है, तो उसको हम लोग बोलेंगे क्या, आदर्श क्रिस्टल। लेकिन बात यह है कि प्रकृति में कोई भी आदर्श क्रिस्टल संभव नहीं है। मतलब अभी तक प्रकृति में एक भी आदर्श क्रिस्टल नहीं पाया गया है, ठीक है। उसमें कोई भी क्रिस्टल है उसमें कोई ना कोई दोष उत्पन्न है ही, ठीक है। तो आपको बातें समझ में आई कि आदर्श क्रिस्टल किसको कहेंगे। तो वैसा क्रिस्टल जिसमें एंट्रोपी का मान शून्यता पर शून्य होता है, आदर्श क्रिस्टल कहलाता है। अब रही बात एंट्रोपी किसको बोलेंगे, तो इलेक्ट्रॉनों की अव्यवस्थितता को एंट्रोपी बोलते हैं। मतलब अव्यवस्थित है, नियमित नहीं है, अनियमित इलेक्ट्रॉन उसमें व्यवस्थित हैं, कोई तौर तरीका नहीं इलेक्ट्रॉनों की व्यवस्था की। तो यहाँ पे अव्यवस्था खत्म हो जाए, अव्यवस्था खत्म हो जाए मतलब क्या, अव्यवस्था शून्य हो जाए, मतलब सभी के सभी इलेक्ट्रॉन व्यवस्थित हो जाए, ठीक है, तो कहलाएगा क्या, आदर्श क्रिस्टल। लेकिन ब्रह्मांड में यानी कि प्रकृति में अभी तक एक भी आदर्श क्रिस्टल नहीं पाया गया है। जो भी क्रिस्टल पाया गया है उसमें कुछ न कुछ दोष है। और दोष किसके कारण होता है, तो इलेक्ट्रॉनों की अव्यवस्था के कारण। क्योंकि एंट्रोपी यदि शून्य ना हो, एंट्रोपी यदि शून्य ना हो तो आदर्श क्रिस्टल कहलाएगा नहीं। और एंट्रोपी यदि शून्य नहीं होगा इसका मतलब क्या कि इलेक्ट्रॉन जो है अव्यवस्थित हैं, इलेक्ट्रॉन जो है अव्यवस्थित हैं, और अव्यवस्थित हैं तो उसमें दोष है, ठीक है। तो आपको समझ में आई क्रिस्टल में दोष क्यों होता है, इलेक्ट्रॉनों के अव्यवस्थितता के कारण होता है ना। और जिसमें इलेक्ट्रॉनों की अव्यवस्थितता नहीं होती है उसको हम लोग कहेंगे आदर्श क्रिस्टल। तो सबसे पहले का काम आप हेडिंग दीजिएगा, क्रिस्टल में दोष, क्या उसी को बोलते हैं क्या, अपूर्णता। अपूर्णता मतलब क्या, मतलब पूर्ण नहीं है, उसमें कुछ न कुछ दोष है, ठीक है। डिफेक्ट्स इन क्रिस्टल। हेडिंग देने के बाद हम बोल रहे हैं लिखिएगा, लिखिए, ऐसे क्रिस्टल, ऐसे क्रिस्टल, ऐसे क्रिस्टल जिनके अवयवी कणों का, जिनके अवयवी कणों का, जिनके अवयवी कणों का एंट्रोपी, एंट्रोपी देखिए यहाँ पे बोर्ड पे लिखा है एंट्रोपी, यहाँ पे बोर्ड पे लिखे हैं, देख के लिख लीजिए, एंट्रोपी। अब एंट्रोपी के बाद ब्रैकेट दीजिएगा, एंट्रोपी के बाद इस तरह से ब्रैकेट दीजिएगा और ब्रैकेट में लिखिएगा इलेक्ट्रॉनों की अव्यवस्था, अव्यवस्था, इलेक्ट्रॉनों की अव्यवस्था लिख के अब ब्रैकेट बंद कर दीजिएगा। एंट्रोपी लिखने के बाद ब्रैकेट में इलेक्ट्रॉनों की अव्यवस्था लिख के ब्रैकेट को बंद कीजिएगा और फिर उसी लाइन में लिखिएगा परम शून्य ताप पर, परम शून्य ताप पर, परम शून्य ताप पर
परम शून्यता पर शून्य होता है, शून्य होता है, शून्य होता है, तो उसे आदर्श क्रिस्टल कहते हैं, उसे आदर्श क्रिस्टल कहते हैं, उसे आदर्श क्रिस्टल कहते हैं। खड़ी पाई दीजिएगा, एक लाइन इसी में और लिखिएगा। इसका तात्पर्य, इसका तात्पर्य यह है कि, यह है कि, यह है कि अवयवी कण, अवयवी कण, अवयवी कण गतिहीन होता है, अवयवी कण गतिहीन होता है। खड़ी पाई दीजिएगा। अब समझिए जो बातें आपको लिखवाई गई आदर्श क्रिस्टल के बारे में कि आदर्श क्रिस्टल क्या है, तो आदर्श क्रिस्टल की परिभाषा आपको समझ में आया। यहाँ पे देखिए हमने लिखा एंट्रॉपी का मतलब इलेक्ट्रॉनों की व्यवस्था, और आगे चल करके लास्ट लाइन में आपने पढ़ा होगा, लिखा होगा कि अवयवी कण जो होते हैं ना गतिहीन होते हैं। मतलब क्या कि क्रिस्टल में इलेक्ट्रॉन तो होंगे नहीं, क्रिस्टल में क्या होंगे, अवयवी कण होंगे। तो अवयवी कण जो होंगे व्यवस्थित होंगे, ठीक है। अवयवी कण जो होंगे व्यवस्थित होंगे, वे अवयवी कण आयन हो, परमाणु हो, अणु हो, जो भी हो व्यवस्थित होंगे। व्यवस्थित होंगे मतलब क्या, अच्छे से व्यवस्थित होंगे, मतलब वे गति नहीं कर सकते, इधर उधर गति नहीं कर सकते हैं, ठीक है। ये बात लिखा गया। अब आगे पैराग्राफ चेंज कीजिएगा और फिर इसी में लिखिएगा। लिखिए प्रकृति में, प्रकृति में, प्रकृति में एक भी आदर्श क्रिस्टल, एक भी आदर्श क्रिस्टल, एक भी आदर्श क्रिस्टल प्राप्त करना, प्राप्त करना, प्राप्त करना असंभव है, प्राप्त करना असंभव है। सभी क्रिस्टल, सभी क्रिस्टल, सभी क्रिस्टल कुछ निश्चित दोषों से, कुछ निश्चित दोषों से, कुछ निश्चित दोषों से युक्त होते हैं, युक्त होते हैं, युक्त होते हैं। इन्हीं दोषों को, इन्हीं दोषों को, इन्हीं दोषों को अपूर्णता या बिंदु दोष, अपूर्णता या बिंदु दोष, अपूर्णता या बिंदु दोष कहते हैं, अपूर्णता या बिंदु दोष कहते हैं। खड़ी पाई दीजिएगा। थोड़ा सा इसको भी समझिएगा। बोला गया कि ब्रह्मांड में कोई भी आदर्श क्रिस्टल नहीं है, मतलब अच्छा प्रकार के कोई भी क्रिस्टल नहीं है, सब में कुछ ना कुछ क्या है, कमियां हैं, और इन्हीं कमियों को बोला जाता है बिंदु दोष या अपूर्णता। इन्हीं कमियों को बोला जाता है क्रिस्टल में दोष, बिंदु दोष भी बोल सकते हैं, अपूर्णता भी बोल सकते हैं। अब इसी में और लिखिएगा, लिखिए अर्थात, अर्थात अवयवी कणों के, अवयवी कणों के, अवयवी कणों के सामान्य स्थिति में, सामान्य स्थिति में, सामान्य स्थिति में अनियमितता, अनियमितता, अनियमितता या विचलन होता है, विचलन होता है,
विचलन होता है जिसके कारण परम शून्य ताप पर परम शून्यता पर इसका एंट्रोपी शून्य से अधिक होता है, शून्य से अधिक होता है। खड़ी पाई दीजिएगा, थोड़ा सा समझिएगा। अब ये देखिए बोला गया ना कि होता क्या है कि इन क्रिस्टलों में जो अवयवी कण होते हैं वे अनियमित होते हैं, अनियमितता होती है उनके अंदर, ठीक है। वे नियमित व्यवस्थित नहीं होते हैं या विचलन होती है, यानी कि गतिशील होते हैं, जिसके कारण से उसके एंट्रोपी का मान जो है ना शून्य से अधिक हो जाता है। शून्य से अधिक हो जाता है मतलब एंट्रोपी कहा जाता है इलेक्ट्रॉनों की अव्यवस्थितता। हम लोग ये भी कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन के जगह पे अवयवी कण भी बोल सकते हैं, ठीक है, अवयवी कणों की अव्यवस्थितता, ठीक है। तो ये अव्यवस्थितता जो है शून्य से अधिक हो जाता है, मतलब क्या कि अव्यवस्थितता उसमें मौजूद हो गया, और अव्यवस्थितता जब मौजूद हो गया तो वह क्रिस्टल में क्या उत्पन्न कर देगा, दोष उत्पन्न करेगा। तो ये जो क्वेश्चन है ना परीक्षा 2009 में पूछा गया था, परीक्षा 2009 में पूछा गया था कि बिंदु दोष क्या है, किसे कहते हैं बिंदु दोष, परिभाषित करें। तो आप सीधी सी जवाब दे सकते हैं कि किसी भी क्रिस्टल में अवयवी कणों की जो व्यवस्था होती है वह अनियमित होती है, ठीक है। इसी को कह सकते हैं क्या, बिंदु दोष या अपूर्णता, या डिटेल जैसा हमने लिखवाया वैसा भी आप लिख सकते हैं। आपको देखना है कि क्वेश्चन कितने मार्क्स का है, उसके अनुसार आपको सवालों का जवाब देना होगा। आगे देखिए, अभी हम लोग पढ़ रहे थे ये क्रिस्टल में अपूर्णता या दोष। उसके बाद एक लाइन ये लिखिएगा, पैराग्राफ चेंज करके उसी में लिख लेना है, यह दोष दो प्रकार का होता है, ठीक है। उसी में पैराग्राफ चेंज करके यह दोष दो प्रकार का होता है लिख लेना है, और इस तरह से हाइफन दे देना है, ठीक है। तो इसको लिखने के बाद फिर आप ए नंबर हेडिंग दीजिएगा। तो बोला गया कि दोष जो है ना, जो अपूर्णता या दोष हम लोग पढ़ रहे थे वो कितने प्रकार का, दो प्रकार का यहाँ पे लिखा गया। इसमें पहल का कौन है, अस्टाइकियोमेट्री दोष, पहल का है अस्टाइकियोमेट्री दोष, और दूसर का है नॉन अस्टाइकियोमेट्री दोष, ठीक है। दो है, हम लोग को पढ़ना एक ही है, हम लोग को सिर्फ अस्टाइकियोमेट्री दोष पढ़ना है, ठीक है। हालांकि उसके बारे में भी हम आपको बता देंगे। तो सबसे पहले ये लाइन लिखिए, लिखने के बाद आप ए नंबर में हेडिंग दीजिए अस्टाइकियोमेट्री दोष, अस्टाइकियोमेट्री डिफेक्ट्स, है ना। अब देखिए ये अस्टाइकियोमेट्री दोष जो है ना, इसको एक और नाम से जाना जाता है, इसको कहा जाता है रस समीकरण मितीय दोष, ठीक है। इसको हम लोग एक और नाम से जानते हैं, और नाम क्या है, रस समीकरण मितीय दोष। मतलब अस्टाइकियोमेट्री दोष को रस समीकरण मितीय दोष के नाम से भी जाना जाता है। तो आप हेडिंग दिए हैं इसको। अब देखिए इसका दूसर का जो होता है, लिखा गया ना दो प्रकार का होता है, तो पहल का तो आपने यहाँ पे देखा, दूसर का होता है नॉन, इसके आगे बस यही नाम रहेगा, इसके आगे नॉन लगा देना है, ठीक है। नॉन अस्टाइकियोमेट्री दोष, ठीक है। अब देखिए ये क्या है, इसको हम लोग रस समीकरण मितीय दोष बोलते हैं। आई बात समझ में आपको। तो यह माने अपूर्णता वाला जो दोष है वो कितने तरह के, दो तरह के। पहल का अस्टाइकियोमेट्री दोष जो आपको हेडिंग देना है, और दूसर का नॉन अस्टाइकियोमेट्री दोष। अस्टाइकियोमेट्री दोष को रस समीकरण मितीय दोष भी कहा जाता है, और इसको अरस समीकरण मितीय दोष कहा जाता है। अभी दोनों के बारे में हम लोग समझ लेते हैं, हालांकि हम लोग को पढ़ना है सिर्फ ए नंबर, ठीक है। तो ज़्यादा बातें होंगी,
ए नंबर के बारे में, इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। कल देखिए स्टाइकियोमेट्री दोष किसे कहेंगे, तो कोई भी यदि क्रिस्टल है तो उन क्रिस्टल में जैसे मान लिया जाए कि NaCl का कोई क्रिस्टल है, ठीक है, तो NaCl के क्रिस्टल में Na के संख्याओं का और Cl का संख्याओं का जो अनुपात होगा वह होता है 1:1, ठीक है। NaCl का जो क्रिस्टल है, ठीक है, क्रिस्टल बनता है इस तरह से, आपको पता होगा, हम लोग बहुत क्रिस्टल के फोटो इस तरह से बनाए हैं, आपको याद होगा। तो इस तरह से NaCl के जो क्रिस्टल बनता है ना, तो इसमें Na, ठीक है, Na के और Cl के संख्याओं का जो अनुपात है वह होता है क्या, 1:1। और NaCl जो यौगिक के जैसा जब रहेगा, यौगिक के जब काम करेगा तो उसमें भी Na और Cl के संख्याओं का जो अनुपात होगा क्या होगा, 1 होगा, यानी 1:1 होगा। यानी कहने का मतलब ये है कि वैसा क्रिस्टल, ठीक है, चाहे हम लोग ये कह सकते हैं कि वैसे मतलब स्टाइकियोमेट्री दोष किसको बोलेंगे, तो यदि किसी एक ही मतलब कोई यौगिक है और उसी यौगिक का कोई क्रिस्टल है, समझने बात को, कोई यौगिक है और उसी यौगिक का क्रिस्टल है, ठीक है, तो उन दोनों में जो अवयवी कण हैं उनके अनुपात जो होंगे, उनके संख्याओं का जो अनुपात होगा, यदि दोनों में जैसे NaCl यौगिक के रूप में रहेगा तो भी इसमें Na और Cl के संख्याओं का अनुपात 1:1, ठीक है। और NaCl यदि क्रिस्टल बनाएगा तो भी उनके संख्याओं का अनुपात हो जाएगा कितना, 1:1, ठीक है। जब क्रिस्टल बनाएगा ना तो Na की संख्या 8 हो जाएगा, Cl की संख्या भी 8 हो जाता है, तो ये कट के कितना आ गया, 1:1 आ गया। यानी कहने का मतलब कि क्रिस्टल में भी वही अनुपात हो जो यौगिक में होता है, जो यौगिक में अनुपात होता है वही अनुपात यदि उसके क्रिस्टल में भी हो तो वैसे दोष को बोलेंगे हम लोग क्या, स्टाइकियोमेट्री दोष। वैसे दोष को बोलेंगे क्या, स्टाइकियोमेट्री दोष। और ठीक एक उल्टा, यदि क्रिस्टल में अनुपात कुछ और, यौगिक में अनुपात कुछ और, तो उसको बोलेंगे क्या, नॉन स्टाइकियोमेट्री, ठीक है। समझ में आई बातें, परिभाषा हम लिखवाएंगे, परिभाषा एक बार पढ़िएगा, खुद क्लियर हो जाएगा। उदाहरण से हमने समझाने की कोशिश किया कि NaCl जब यौगिक के रूप में रहेगा ना तो उसमें Na और Cl के संख्याओं का जो अनुपात है 1:1 होगा। और NaCl यदि क्रिस्टल के रूप में रहेगा तो NaCl के जब क्रिस्टल बनता है तो उसमें संख्या 8, इसका भी, Na का भी, सोडियम का भी और क्लोरीन का भी संख्या 8 ही होता है, तो उसको कटाएंगे ना 1:1 आ जाएगा। आई बात समझ में, माने यौगिक में भी अनुपात वही, क्रिस्टल के जब निर्माण हुआ तो क्रिस्टल में भी अनुपात क्या, वही, तो वैसे दोष को स्टाइकियोमेट्री दोष कहा जाएगा, ठीक है। और यदि क्रिस्टल में अनुपात कुछ दूसर, यौगिक में अनुपात कुछ दूसर हो जाए तो उसको बोलेंगे नॉन स्टाइकियोमेट्री दोष, उसको बोलेंगे नॉन स्टाइकियोमेट्री दोष, ठीक है। नॉन स्टाइकियोमेट्री को और रस समीकरण मितीय दोष भी कहते हैं और स्टाइकियोमेट्री को रस समीकरण मितीय दोष भी कहा जाता है। तो आपको करना यह है, सबसे पहले इन लाइन को लिखना है, लिखने के बाद ये नंबर पहले हेडिंग दीजिएगा हिंदी इंग्लिश में, उसके बाद हम बोल रहे हैं परिभाषा लिखिए, ठीक है। समझे आप, समझ में आया, अब परिभाषा लिखिएगा और क्लियर हो जाएगा। लिखिए परिभाषा, लिखिएगा, वे दोष जिनमें यौगिक में उपस्थित धनायनों एवं ऋणायनों का
धनायनों एवं ऋणायनों का अनुपात धनायनों एवं ऋणायनों का अनुपात क्रिस्टल के अणु सूत्र के अनुरूप ही रहता है तो इसे स्टाइकियोमेट्री दोष या रस समीकरण मितीय दोष कहते हैं। रस समीकरण मितीय दोष कहते हैं। खड़ी पाई दीजिएगा। तो ये बात आपको समझाया गया स्टाइकियोमेट्री दोष के बारे में कि जो उसका यौगिक का जो सूत्र होगा ना उसमें धनायन और ऋणायन बोले मतलब यदि हम लोग NaCl उदाहरण के रूप में लेते हैं तो इसमें धनायन कौन है? सोडियम। ऋणायन कौन है? क्लोरीन। इनका अनुपात, ठीक है, यौगिक में यदि बात की जाए तो यौगिक में इनका अनुपात जो है क्रिस्टल में भी इनका अनुपात यदि सेम रहेगा तो वही कहलाएगा क्या? स्टाइकियोमेट्री दोष। यदि वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को शेयर करें ताकि उनको भी बेनिफिट हो सके।